चलो, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। तो कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अलग अलग तरीके की जो व्यवस्था है, जो सोच है, पूंजीवादी सोच है या साम्यवादी सोच है, तो वो किस किस तरह से हमें प्रभावित कर सकती है। अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमिक के क्या क्या अलग अलग आयाम हो सकते हैं। तो उनके लिए पहले हम इन टर्म्स को बात कर लेते हैं, फिर डिस्कशन को लास्ट में करेंगे। तो हम जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज करते हैं उनमें है स्ट्रक्चरल चेंज। जब हम स्ट्रक्चरल चेंज की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि हमें फंडामेंटल स्ट्रक्चर में, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। और ये बदलाव माइक्रो स्केल पे नहीं होगा, मेगा स्केल पे या फिर मतलब बड़े स्केल पर होगा, जो बृहद स्केल पर होगा, जैसा हम अभी बात कर रहे थे। इकोनॉमिक्स में एक और शब्द आजकल काफी इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसका है ग्रीन इकोनॉमिक्स या ग्रीन जीडीपी। ग्रीन का जो कॉन्सेप्ट, एनवायरनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी काफी इस्तेमाल हो रहा है। इस साल भी वाटर क्रेडिट से एक सवाल आया है, तो इकोनॉमी से इस तरीके के सवाल आते रहे हैं। तो ग्रीन इकोनॉमिक्स का यहाँ पर मतलब ये है कि ऐसी इकोनॉमिक्स, ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जैसे हमने बात की थी डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट कभी कभी कुछ परिस्थिति में ऐसा हो सकती है, ऐसा विकास हो सकता है जो नॉन सस्टेनेबल हो। नॉन सस्टेनेबल का मतलब जो एनवायरमेंटली नॉन सस्टेनेबल है, लंबे समय तक वो नहीं किया जा सकता। जैसे आज के समय में जो डेवलपमेंट है और जिसमें ऊर्जा की जरूरत, वो कैसे पूरी की जाती है? ऊर्जा की जरूरत को हम कैसे पूरा करते हैं? ऊर्जा की जरूरत के लिए हम जीवाश्म पर आधारित, हाँ, फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स पर या जीवाश्म पर आधारित ईंधन इस्तेमाल करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा उत्सर्जन करते हैं। तो उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जो हमारा ऊर्जा का तरीका है वो नॉन सस्टेनेबल है, बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि एक तो फॉसिल फ्यूल के जो संसाधन है वो सीमित है। कोयला है, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल है, ये हमारी धरती में सीमित मात्रा में भी उपलब्ध है, नंबर एक। तो इस कारण ये सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा, अगर हम जरूरत से ज़्यादा इनका प्रयोग करेंगे तो ये थोड़े समय में हो सकता है, कुछ समय तक तो हमारा जो ग्रोथ है, हमारी ज़रूरतों को, ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा कर दे, परंतु लंबे समय तक ये हमारी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, बल्कि उससे नुकसान करेगा। और भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे आज के समय में वनों का कटाव, ठीक, पेड़ों का कटना विकास के लिए। भाई हमें कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना है तो हम जंगल की लकड़ियों को काट रहे हैं, साफ कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, मैदान बना रहे हैं। तो ये भी एनवायरमेंटली नॉन सस्टेनेबल है, लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो जो विकास है, विकास से हमें निश्चित रूप से कुछ गेन हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है, और इसके साथ साथ कुछ हिडन लॉस भी है। ठीक है, वो लॉस हो रहा है, हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से आज हमें ना दिखाई दे रहा हो, परंतु आने वाले समय में वो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहेगा और उसकी भारी कीमत लोगों को चुकानी पड़ेगी। तो जो ग्रीन इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, ग्रीन इकोनॉमिक्स ये एक प्रोसेस है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो कुदरत और इंसान के संबंध को सामंजस्य पूर्ण बनाता हो, जिससे कि दोनों एक साथ इस तरीके से चल सके कि जिससे हम
इंसान धरती को नुकसान पहुंचाए बिना उस पर अपना जीवन कर सके। तो ये एक ग्रीन और इकोनॉमिक्स की अवधारणा है। इकोनॉमिक्स में कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। इकोनॉमिक्स विज्ञान है। हमने कहा ये साइंस ऑफ वेल्थ है। एडम स्मिथ ने बताया हमें दैट इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। तो ये एक विज्ञान है। ये कहीं बातों पर नहीं चलता, बल्कि ठोस आंकड़ों पर, एविडेंस पर, फैक्ट्स पर काम करता है। तो इस आंकड़े में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? तो इस प्रोसेस में हमें सबसे ज्यादा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सबसे मुश्किल है चीजों को नापना। जैसे हम बोलते हैं विकास, डेवलपमेंट, या अभी मैंने एक और शब्द कहा कि हिडन लॉस, जो हमारे इस प्रोसेस में छुपा हुआ नुकसान हो रहा है। अब हमें कैसे पता चले कि हमारा कितना विकास हुआ? हमें कहीं से पता चलना चाहिए भाई विकास है, तो विकास को नापे कैसे? ऑब्वियसली इसे नापेंगे तभी पता चलेगा कि भाई विकास हुआ या नहीं हुआ। या तो फिर हम मतलब ऐसे ही बोल भी सकते हैं, नेताओं की तरह बोल सकते हैं कि नहीं नहीं बहुत विकास हो रहा है। कितना विकास हो रहा है जी? बहुत विकास हो रहा है। अब ये बहुत कितना है किसी को नहीं पता। किसी के लिए बहुत थोड़ा, कोई जैसे स्कूल में होता है, किसी के, हम पूछे किसी से भाई कितने नंबर, कैसे नंबर आए, तो कोई कहेगा अच्छे नंबर आए। अब ये अच्छे नंबर की परिभाषा व्यक्ति से अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए कोई एक क्लास है जिसमें 100 नंबर का इम्तिहान हुआ, और उस इम्तिहान में जो रिजल्ट आया उसके लिए पूछा गया कि भाई आपके अंक कैसे आए, तो सब बच्चे ने कहा अच्छे आए, और किसी ने कहा बुरे आए। तो इसका क्या मतलब हुआ? जिसके अच्छे आए उसके बुरे वाले से ज्यादा नंबर आए होंगे। यही मतलब होना चाहिए इसका, या कुछ और भी हो सकता है? यस सर, यस सर। यही। अगर पर इसे ऐसे कहूँ, एक बच्चा है जो बिल्कुल फेल होने की स्थिति में था, ठीक है, उसके 100 में से 40 नंबर आ गए, 33 नंबर चाहिए, और उसको लग रहा था मैं तो यार पास भी नहीं हो पाऊंगा, उसके 40 नंबर आ गए। तो क्या कहेगा? मेरे नंबर कैसे हैं? अच्छे हैं। पास हो गया, उसके लिए पास उसके हो गया। नंबर अच्छे हैं, वो पास हो गया, बहुत बढ़िया बात है। एक बच्चा है जो टॉपर है, 90%, 95%, आजकल तो 100% में भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। अब जिसके 95% लाने वाला बच्चा है, उसके 100 में से आए 80, वो क्या बोलेगा? कैसे नंबर आए? दुखी हो जाएगा सर। और क्या बोलेगा? अगर मैं उससे पूछूंगा कि भैया कैसे नंबर आए, अच्छे नंबर आए, क्या कहेगा? मेरे ख्याल से नहीं बोलेगा नहीं, कि अच्छे अच्छे हैं। नंबर नहीं आए, अच्छे नंबर अच्छा नहीं नहीं आए। बोलेगा। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं 40 नंबर अच्छे हैं, 80 नंबर बुरे हैं। ऐसा कैसे हो गया भाई? तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, अच्छे, बुरे, बहुत विकास हो गया है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, दीज ऑल आर फ्रेजेस, ठीक है, जिनका कोई मतलब नहीं है, इनकी कोई व्याख्या नहीं है, कोई भी आदमी अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और कोई वैज्ञानिक क्या इन पर विश्वास करेगा कि अगर वो उसे कोई डाटा इकट्ठा करना है तो वो इन पर नो इकट्ठा सर। करेगा? अच्छे, वो इस पर नहीं काम करेगा। वो क्या करेगा? वो कहेगा ना ना भैया, अच्छे बुरे को सब, ये रिलेटिव वर्ड्स हैं, अच्छे और बुरे, ये रिलेटिव वर्ड्स हैं कि भाई कि वो उसकी अपनी अवधारणा है, उसके लिए जो अच्छा है वो अच्छा है। तो वो ठोस आंकड़ों पर बात करेगा। और जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसमें बड़ा मुश्किल काम होता है चीजों को नापना। जैसे किसी आदमी का विकास, किसी आदमी के नंबर, वो जानना है, या चलो ये कहे कि हम आपकी इनकम, कोई आदमी विकास कर रहा है, ठीक है, वो आदमी भाई बहुत तरक्की कर रहा है, इसको कैसे नापा जा सकता है? किसी इंसान की तरक्की को बहुत क्रूड तरीके से देखें तो, अगर मैं कहूँ कि किसी आदमी की तरक्की हो रही है,
उसके लिए कैसे पता चलेगा? एक साधारण सर तरीका उसका हम घर इनकम का ले लेते हैं कि भाई इनकम उसकी सर अच्छी है, ठीक है, सर इनकम उसको बढ़ रही प्रॉपर्टी है, पैसा बढ़ रहा है, टोटल एसेट बढ़ रहे हैं, तो हम कह देते हैं कि तरक्की की, ठीक है, ये आदमी तरक्की कर रहा है। पर देश तरक्की कर रहा है ये कैसे पता चले? सर जीडीपी से। हाँ, सर जीडीपी सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा मतलब ये है कि हम तरक्की को, विकास को इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में हम ऐसे नहीं मानते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र के अध्ययन में हम ये नहीं मानते कि भाई तरक्की बहुत हो रही है। यहाँ हम ठोस नंबर्स के साथ चलते हैं, नहीं तो हमारे नेता लोग हमें यूं बेवकूफ बनाते रहेंगे, कुछ भी हो नहीं रहा बल्कि बहुत विकास हो रहा है, फोटो छापो और बहुत विकास हो रहा है। तो ये जो बहुत विकास हो रहा है इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और डिफाइन कैसे करना पड़ेगा? आंकड़ों में, नंबर्स में डिफाइन करना पड़ेगा, जिससे मालूम पड़े कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, और उसको फिर हमें मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक अलग विषय हो सकता है कि क्या पैमाना होना चाहिए, परंतु हमने जो मेजरमेंट के लिए एक जो सबसे कॉमन तरीका देश के लिए, क्योंकि हम मैक्रो लेवल पर बात कर रहे हैं, अगर माइक्रो लेवल पे, किसी बिजनेस लेवल पे बात करेंगे तो क्या देखेंगे? कोई कंपनी तरक्की कर रही है, कैसे पता चलेगा? सर पर कैपिटा इनकम जो मेथड कंपनी पर कैपिटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं, मेरा सवाल आपने सुना नहीं। माइक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल क्या होता है? बिजनेस लेवल, छोटी यूनिट लेवल पर। तो अगर देश के लेवल पे आपने बताया जीडीपी, पर्सन के लेवल पे इनकम, तो कंपनी के लेवल पे क्या होगा? ये कंपनी टोटल सेल माइनस टोटल एक्सपेंस, कंपनी के आउटपुट ज्यादा हो। उसे क्या बोलते हैं? टोटल सेल माइनस कंपनियों के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, टर्नओवर, कि भाई इस कंपनी का कितना टर्नओवर है, या इस ईयरली टर्नओवर, प्रॉफिट है। एनुअल टर्नओवर कह सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट टाइप कह सकते हैं कि उसने भारत की जीडीपी में कितना अपना योगदान दिया, इस तरह से भी हो सकता है सर। बिल्कुल। तो हम मेजरमेंट मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स में। हमें अगर जानना है कि भाई फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, हम ठोस आंकड़ों पर बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें जानना होता है, अगर देश के या मैक्रो लेवल पर बात करें कि रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये क्या होता है, कैसे नापा जाता है, ये भी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो हमें नापना होता है रियल ग्रॉस प्रोडक्ट। रियल ग्रॉस प्रोडक्ट इसके अलावा इन मेजरिंग मेथड्स के जरिए से हम नापते क्या है? जीडीपी से हमें मिलता क्या है? व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? सर टोटल मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced within the boundary of a country in the given period time. ये तो बिल्कुल सही आपने डेफिनेशन इसकी सुनाई, परफेक्ट डेफिनेशन। और अब मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पता क्या चल रहा है, मतलब मेरा क्या उद्देश्य पूरा हो रहा है इसे जान के? अगर मैं बोलूँगा कि जीडीपी हमारी लेट से 1,00,000 करोड़ है, व्हाट डज इट मीन? एक आम आदमी के लिए सरल भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? 1,00,000 करोड़ हमारा जीडीपी है, इसका मतलब क्या हुआ? इससे मैं क्या समझूं? ये जो वैल्यू है ये क्या है, क्या बता रही है मुझे? सर इसमें सबसे पहले देखिए प्राइवेट कंजप्शन कितना है प्लस ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखेंगे। बात पे आएंगे। सबसे मौलिक चीज जो हम नाप रहे हैं ना यहाँ पर, जैसे हमने कहा एक आदमी का, किसी व्यक्ति का, किसी कंपनी का, ठीक है, अगर हमें देखना है कि वो क्या कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसके लिए इनकम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। क्या नापते हैं हम? इनकम, आपकी आय कितनी है। यही क्राइटेरिया हम देश के लिए नाप कर इस्तेमाल करते हैं। जीडीपी इज नथिंग बट द नेशनल इनकम, हमारे देश में होने वाली आय है जीडीपी, ठीक है। इट्स
नेशनल इनकम जिसे हम नाप रहे हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि इस वर्ष हमने 1 लाख करोड़ रुपए कमाए। जितना भी हमारा जीडीपी आया उतने हमने पैसे कमाए। अगर जीडीपी बढ़ा, इसका क्या मतलब हुआ? हमारे देश की इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है। बात है, थोड़ी इनकम बढ़ेगी, अभी हम इस पर भी बात करेंगे क्यों इनकम बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये भी जरूरी सवाल है। ठीक है, और जीडीपी जब कहते हैं घट गई, यानी हमारी देश की इनकम घट गई। अगर देश की इनकम, टोटल देश की इनकम घट गई तो उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। तो ये जो जीडीपी है ये बेसिकली हमारे लिए एक नंबर है जो हमारे देश की उस वर्ष की आय बताता है। यहाँ पर कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे रियल जीडीपी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये शब्द अलग अलग क्यों हैं, इनके सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये हम सब बात करेंगे। पहले जो ये अकाउंटिंग मेथड है, ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेथड, ठीक है, वो तरीका है, वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने राष्ट्र की, देश की आय को नापते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेथड, इससे हम देश की अपनी आय, कुल आय कितनी है हमारे देश की, उसको नापते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेथड के द्वारा। अभी हमें किसी ने बात की थी कि जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी किसी ने हमें बताया था कि व्हाट इज जीडीपी। अगर जीडीपी की डेफिनेशन करें तो इट इज टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसे क्यों हम नापते हैं, इससे हमें क्या हासिल करना है, ठीक है, क्यों हम सभी वस्तुओं की कीमतों को, सभी फाइनल गुड्स, डेफिनेशन याद कर लेते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज कि ये क्या है, ये मार्केट वैल्यू है, ये कीमत है, कुल बाजार की कीमत। नंबर 1, किसकी कीमत है जीडीपी? सभी फाइनल गुड, यहाँ पर फाइनल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल गुड, फाइनल शब्द, ठीक है, फाइनल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, जो किसी देश के भीतर पैदा की गई हो। तीसरी चीज, दीज आर प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। और चौथी चीज, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली 1 ईयर। ठीक है, तो ये 4 इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं कि एक साल भर में हमारे देश में कुल कितनी वस्तुओं और सेवाओं का फाइनल वस्तुएं, ये ध्यान रखने वाली बात है कि गुड्स एंड सर्विसेज इंटरमीडिएट हो सकती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल हो सकती हैं। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सी बात, किन की बात कर रहे हैं? जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है जो वस्तुएं और सेवाएं कंज्यूमर्स द्वारा डायरेक्टली कंज्यूम कर ली जाएंगी। ये सब टॉप जो शब्द हैं, इन पर हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो इसको कहते हैं कुल कीमत। हमारे देश में, हमारे पूरे देश में जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक, इस पूरी बाउंड्री के भीतर कुल कितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हुआ, उसकी कीमत कितनी है, जो उसे बोलते हैं हम जीडीपी ऑफ द कंट्री। और जीडीपी हमें बताता है कि हमारे देश की आय कितनी है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट क्या है इनको जानने में, क्योंकि ये हमारा एक पैमाना है जिसके जरिए से हम आय को नापते हैं कि हमारी आय कितनी है, देश की आय कितनी है, नॉट इंडिविजुअल्स की आय। जो अब यहाँ पर आ जाते हैं कि ये इसकी जरूरत क्या होती है। हमारे लिए जो इनकम अकाउंटिंग मेथड है, ठीक है, हमारे लिए जो है ना, राष्ट्र की इनकम को नापना एक बड़ा चैलेंज है।
आप इसे मानते हैं या नहीं? हमने बात की कि एक इंसान की आय कितनी है। आप कैसे जान सकते हैं कि इंसान की आय कितनी होगी? एक व्यक्ति की आय सर पर कैपिटा इनकम से। पर कैपिटा इनकम से नहीं, मैं व्यक्ति की डायरेक्ट आय की बात कर रहा हूँ। पर कैपिटा इनकम से तो बिल्कुल नहीं जान सकते। मैं इनकम की बात कर रहा हूँ। आप बात कर रही हैं कि इस जीडीपी को अगर सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती, अगर पर कैपिटा इनकम से जाएंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारी पर कैपिटा सर पर आदमी मतलब को कितना पैसा मिल रहा है पूरे कंट्री में? अच्छा बताओ कितना पैसा मिल रहा है? सर डिवाइड करेंगे। मुझे वैल्यू बताओ कितनी है अभी, कितनी पर कैपिटा इनकम चल रही है भारत में लोगों की लगभग? मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहा, कोई जरूरत नहीं है। लगभग सर 220 है शायद 220 क्या? कैपिटल इनकम नहीं 220 रुपए डॉलर नहीं 220 सर ये रुपये में जाएगा सर। हाँ रुपए में बता दो आप कितनी होगी टोटल पर कैपिटा इनकम? सर 1900 से 1900 डॉलर शायद 1900 डॉलर, ठीक है। 1900 डॉलर, और अगर इसे रुपए में कन्वर्ट कर दे मोटा मोटा तो 1.25 लाख रुपया प्रति। अभी चंद्रा तुमने ही बताया था ना हम आज आए हर व्यक्ति कि 1 लाख से ऊपर है, 1.25 लाख के बीच में होगा पर कैपिटा इनकम एक साल की हर व्यक्ति की। तो इसका मतलब है हर व्यक्ति 1,25,000 रुपया हर साल कमा रहा है। क्या ये बात सही है? नो सर। नो सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद 2,000 रुपया 1,000 रुपया महीना कमाते हैं, बहुत से तो कुछ नहीं कमाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं, मुकेश अंबानी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं कितने जीरो कमाते हैं, हमें पता भी नहीं है। शायद लाखों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया साल का कमा लेते होंगे, ऐसे भी लोग हैं। तो पर कैपिटा इनकम हमारी इनकम नहीं होती है। पर कैपिटा इनकम एक आंकड़ा है केवल, ठीक है। उसका क्या इस्तेमाल होता है बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एक व्यक्ति की अपनी आय कितनी है, उसकी खुद की आय कितनी है, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट ये जानने में है कि उस व्यक्ति की अपनी आय कितनी है। कैसे नाप सकते हो किसी आदमी की आय? सबसे आसान काम दिया है मैंने, तो मुश्किल काम कहाँ है? अगर किसी आदमी की आय ग्रोथ के द्वारा, अरे यार सर वो टैक्स कितना दे रहा है सर, उससे पता चल जाएगा सर। टैक्स पे सर वो टैक्स जो लोग सर टैक्स से पता कर लेंगे। कंज्यूम करने के बाद उसके बाद जितना बचता है। आदमी के इनकम जानने के लिए, किसी व्यक्ति की इनकम जानने के लिए कौन मुश्किल है? अगर आप किसी की इनकम पूछेंगे, आप कोई काम करते हैं तो आप सिंपल पूछोगे भैया सैलरी कितनी है तुम्हारी, तो सैलरी जितनी बताएगा। सैलरी के अलावा भी कोई इनकम हो सकती है, हाँ हो सकती है। जैसे उसने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, उसे कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है, उसे भी जोड़ दो, इनकम है ना। ब्याज मिल गया, क्लियर है ना। तनख्वाह मिली, ब्याज मिला, किराया मिला कहीं से, मान लो कुछ किसी का घर है, मकान है, खेत है, उसमें किराए पे दे रखा है, वहां से इनकम आ जाती है, वो भी इनकम हो गई। तो किसी भी इंसान की इनकम को जोड़ने का बड़ा सिंपल साधन है, और इस तरीकों को क्या बोलते हैं हम? इनकम मेथड। जब हम इनकम नाप रहे हैं, किसी की भी इनकम नापने के लिए हम एक ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं इनकम मेथड। ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये इनकम मेथड कहलाता है। क्या हम किसी व्यक्ति की इनकम को केवल इनकम मेथड से ही जान सकते हैं, किसी और तरीके से भी जान सकते हैं? जान सकते हैं सर। कैसे? सर उनके डेवलपमेंट कैसे पता चलेगा डेवलपमेंट कितना हुआ? डेवलपमेंट से तो हो सकता है तुम अंदाजा लगा रहे हो भाई, डेवलपमेंट कैसे पता चलेगा किसी आदमी का देख के?
अगर मान लो जैसे डेवलपमेंट में कई आदमी होता है, कई हमारे देश में ऐसे लोग होते हैं, वो बहुत शो ऑफ वाली ज़िंदगी जीते हैं, सब कुछ किराए पर है, सब कुछ लोन ले रखा है, बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हैं और बढ़िया सब कुछ अच्छा दिख रहा है, पर वैसे कर्ज में डूबे हुए हैं, नौकरी छूट गई कुछ दिन तक। और बहुत से लोग ऐसे कोरोना के समय में दिखाई सर दिए, एप्पल का आईफोन लेके सर घूमते थे, बढ़िया गाड़ी लेके घूमते थे और सब कुछ किराए पे था। जैसे ही ये आया कोरोना, लोगों की नौकरियां छूट गई, वो हो गए। तो आप बाहरी तौर पे से नहीं जान सकते हो। तो एक तरीका तो हमारा सर इनकम, इनकम मेथड ऑफ जीडीपी के थ्रू भी जान सकते हैं सर। मैं तो व्यक्ति की इनकम की बात कर रहा हूँ, अभी जीडीपी वीडीपी में कहाँ जा रहे हैं। अगला तरीका हो सकता है एक्सपेंडिचर मेथड। अगर मान लो कोई आदमी अपनी सैलरी नहीं बता रहा आपको, आपको इंटरेस्ट किराया भी नहीं बताता, आपके पास क्या तरीका हो सकता है? एक अगला तरीका हो सकता है कि आप एक्सपेंडिचर उसके जानने की कोशिश करो कि भैया ये आदमी खर्चा कितना करता है। इससे भी तो पता चल सकता है भाई, जितनी इनकम होगी उतना ही तो खर्च करेगा। क्या खर्चा करेगा अपना? कि आप मान लो किराया देता है, वो खुद कहीं रहता है, किराया देता है, खाने पर फूड पे कितना खर्चा करता है, जो अदर आइटम्स है बाजार में कितना खर्चा खर्चा करता है, बैंक में कितना सेव करता है, कहीं इन्वेस्टमेंट करता है तो कितना करता है। अगर मैं ये सारी चीजें जोड़ लूँ किसी भी व्यक्ति की, तो मुझे ये पता चल जाएगी आय, भाई जो इनकम आ रही होगी वही तो उसे Yes, खर्च sir. करेगा, या जो नहीं आया होगा उसे कैसे इस्तेमाल करेगा, जो उसको कहीं से पैसा मिलेगा उसी को इस्तेमाल करेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे हम उसकी आय को पता कर सके। इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो देश के ऊपर अब हमारा उद्देश्य है कि हमें देश की इनकम जाननी है। ये नेशनल अकाउंटिंग मेथड आपको बना दिया गया है नेशनल अकाउंटिंग मेथड का सेक्रेटरी। ठीक है, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं। अब आपको काम दिया गया भाई कि जरा देश की नेशनल इनकम पता करके बताओ। कैसे पता करोगे? सोचो। मैंने 2 तरीके आपको दे दिए। Sir, national income methods है। वो क्या होता है? वो तो अभी आया ही नहीं, इसमें दोनों में कोई सा नहीं है या फिर हम एक ये कोशिश करें कि भाई देश के अंदर लोगों की इनकम कितनी है, हर व्यक्ति का पता करें कि हर व्यक्ति की कितनी सैलरी उसे मिल रही है, हर व्यक्ति को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना किराया मिल रहा है। ये सब अगर हम हर इंडिविजुअल के लेवल पर जान लें तो हमें पता चल जाएगा देश की इनकम कितनी है। सही है ये गलत? ठीक है, ये किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। पर इसमें चैलेंज ये है कि हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं। 130 करोड़ लोगों का इनकम मेथड ऑफ जीडीपी के थ्रू भी तो देश का इनकम जान सकते हैं सर। वहां पे पहुंचते अभी रुक जाते हैं। किसी भी देश की मतलब अगर हमें इनकम जाननी है, 130 करोड़ लोगों से उनसे पूछे कि भैया तुम्हारी सैलरी कितनी है, इंटरेस्ट ब्याज कितना मिलता है, किराया मिलता है या नहीं मिलता। अगर वो सही सही बता देंगे और उसको आप जोड़ देंगे तो मिल जाएगा आपको इनकम मेथड। या दूसरी तरफ ये भी तरीका अपना सकते हैं कि उनके पास जाएं, 130 करोड़ लोगों के पास, उनसे पूछें कि आप कितना पैसा खर्चा करते हैं, क्या क्या खर्चा करते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है। ये सब आप पता करें इन 130 करोड़ लोगों से, तो आपको देश की इनकम पता चल सकती है। ठीक है, परंतु क्या ये सरल तरीका है? ये तरीका आसान है? नो No, सर, no, नो sir. सर। क्या No, क्या sir. चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं? अगर मान लो आप इस विभाग के अध्यक्ष हैं और आपको 130 करोड़ लोगों का सर्वे करना है, क्या आपको ये काम आसान दिखाई दे रहा है? नो सर। बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। 130 नहीं। करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोगों को ढूंढना, उनसे पूछना। अच्छा, ये भी कोई गारंटी नहीं कि वो सच बताएंगे, वो कुछ गलत भी बता सकते हैं। हो सकता है जान के गलत वो बताए, हो सकता है उन्हें खुद ना पता हो। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड हैं, ये इंडिविजुअल की इनकम को जानने के लिए तो काम कर सकते हैं, व्यक्ति की इनकम को जानने के लिए तो ठीक है, परंतु हमें अगर देश की इनकम जाननी हो तो वो उसके लिए ये बहुत कारगर तरीके नहीं है।
तो हमने एक और तरीका सोचा, जिस तरीके को हम बोलते हैं आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड क्या होता है? आउटपुट मेथड एक बेसिक फिलॉसफी पे, एक थ्योरी पर है कि भाई इस देश में जो भी चीजें बनाई जा रही हैं, जो आउटपुट है, जो भी चीज बनाई जा रही है, भाई गाड़ियां जो बन रही हैं क्यों बनाई जा रही हैं? जो फैक्ट्रियां सर कंज्यूमर्स को बेचने के लिए। बेचने के लिए, ठीक है। मारुति कंपनी जो गाड़ी बनाती है वो इसलिए तो बनाएगी नहीं कि उसे अपने घर में रखनी है, वो तो सारी गाड़ी बाजार में बेचने के लिए ही बनाएगी, कोई ना कोई उस गाड़ी को खरीदेगा, ठीक है। तो यदि मैं मारुति कंपनी के पास जाऊं और उससे कहूं कि भाई आप मुझे ये बता दो साल भर में आपने कितनी गाड़ियां बनाई हैं, उनकी मार्केट वैल्यू बता दो मुझे बस, तो मेरा काम बन जाएगा। मुझे ये पता चल जाएगा कि टोटल लोगों ने भारत के अंदर में गाड़ियों पे कितना पैसा खर्चा किया। चल गया पता? यस सर। ठीक है। ऐसे ही मैं कोई भी फाइनल गुड का यहाँ पर मतलब है जो ऐसी वस्तु कंज्यूमर प्रोडक्ट होनी चाहिए जो फाइनली कंज्यूमर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यदि सभी फाइनल गुड्स की कीमत को जोड़ लूँ, यहाँ इंटरमीडिएट गुड्स को जोड़ूंगा तो बड़ी भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब हुआ कि मारुति कंपनी ने किसी से स्टेयरिंग खरीदा, किसी से पहिया खरीदा, किसी से कुछ और खरीदा, और तो अगर मैंने उसको भी जोड़ दिया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? आउटपुट मेथड में हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्या इसका तात्पर्य है? हम आउटपुट मेथड की बात, सर वो कंपनी का रिपीटेशन भी होना वो चाहिए। हाँ, कौन बोला? बिल्कुल। जब हम आउटपुट मेथड की बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि देश में टोटल कितनी गाड़ियां बनी, कितने कार्स बने, कितने और कोई भी कंज्यूमेबल सामान जो भी कंज्यूमर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कुल कितनी वस्तुएं हैं। हम डिफरेंट फैक्ट्रियों के पास जाके एक सर्वे कर लें कि भाई कुल कितनी कार बनी, कुल कितना कपड़ा बना, कुल कितना जो भी कंज्यूमर के सामान है, कितने खाद्यान्न की चीज़ें बनी, कितनी मैगी प्रोड्यूस हुई, तो उससे कहा कि तुम मैगी का मुझे अपनी सेल बता दो। तो वो मैं सबसे नंबर अगर इकट्ठा कर लूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि हमारे देश में कुल कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ। अब वस्तुओं के उत्पादन में दो चरण होते हैं। उत्पादन में, प्रोडक्शन में दो स्टेजेस होती हैं। एक होती है फाइनल स्टेज और एक होती है इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैं गाड़ी का ही एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि मैं आसानी से समझा सकूँ। कार है, ठीक है। कार कई छोटे छोटे हिस्सों से बनती है। कार स्टेयरिंग लगता है, उसमें पहिया लगता है, इंजन लगता है। इन सब से लेके अगर मान लीजिए कि मारुति कंपनी स्टेयरिंग कहीं बाहर से खरीद रही है, मैंने क्या किया, कार की कीमत ली, जो फाइनल गुड है कार, उसकी कीमत ली, लेट से 1 लाख रुपए में कार बेची गई, मैंने जोड़ लिया 1 लाख रुपए की कार। अब मैंने स्टेयरिंग वाले से भी जो बोला भाई तुमने कितनी स्टेयरिंग बनाई, उसने वो स्टेयरिंग मान लीजिए 1,000 रुपए का स्टेयरिंग मारुति कंपनी को बेचा था, मैंने वो 1,000 रुपया उससे ये पूछ लिया। अब मैंने जब जोड़ते समय ये 1 लाख और 1,000 जोड़ दिया, यहाँ मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? 1,000 नहीं तो जोड़े। 1 लाख में, 1 लाख में तो उसी में तो इंक्लूड है लाख सर। में ऑलरेडी 1,000 जुड़े हुए हैं। स्टेयरिंग की कीमत Yes, कार बिना स्टेयरिंग के तो मारुति ने बेची नहीं होगी, तो स्टेयरिंग ऑलरेडी उसने अकाउंट फॉर कर दिया है। अगर मैंने से 2 बार अकाउंट फॉर कर दिया या 3 बार अकाउंट फॉर, हो सकता है उसने किसी और से स्टेयरिंग खरीदी होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही नापते हैं। हम फाइनल गुड्स का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो सीधे कंज्यूमर द्वारा इस्तेमाल की जाती हो, ठीक है, जो कंज्यूमर द्वारा डायरेक्टली इस्तेमाल की जाती हो। जैसे कार इज नॉट अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट,
स्टेयरिंग इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, सीट कवर इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, परंतु कार इज अ फाइनल प्रोडक्ट। अब कार में कोई और काम नहीं होना, उसे खाली चलाया जाना है, कंज्यूमर द्वारा इस्तेमाल किया जाना है। ऐसे ही सर्विसेज के लिए भी ये चीज लागू होती है कि जो भी सेवाएं हैं यदि वो डायरेक्टली कंज्यूमर द्वारा ली जा रही हैं तो उनको जोड़ना है। तो हमारा जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेथड है भारत का, वो इस आउटपुट मेथड पर, क्योंकि ये सबसे सरल है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, ये सबसे सरल है आउटपुट मेथड, क्योंकि हम किसी और मेथड के द्वारा से करने को कर सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट कि हम 130 करोड़ लोगों से उनका सही इनकम और एक्सपेंडिचर जोड़ पाए। तो इसलिए हमने, क्योंकि सभी कंपनियों से अपना डाटा लेना ज़्यादा आसान है। हमारे देश में कितनी कंपनियां होंगी? लाख, 10 लाख, 50 लाख कंपनियां होंगी। 50 लाख कंपनियों से डाटा इकट्ठा करना आसान है, बनस्पत के हम 130 करोड़ लोगों से उनका बेसिक डाटा इकट्ठा करें। और इसमें यह भी है कि लोग अपना डाटा डिक्लेयर करें, हो सकता है सही डिक्लेयर करें, सही ना करें, परंतु कंपनियां अपना डाटा ऑलरेडी सरकार को दे रही हैं और वो ज़्यादा हेरफेर नहीं कर सकती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट को, तमाम विभागों को ये डाटा मिलता है। तो यदि वो डाटा, वो नंबर्स मुझे मिल जाए, उन्हें मुझे केवल फाइनल गुड्स को अलग करना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को उनको जोड़ देना है और मुझे मिल जाएगा मेरा जीडीपी। तो मेरा ये जो जीडीपी नापने का उद्देश्य है, वो नापने का क्यों नापा जाता है जीडीपी क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? हम दोबारा से हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। Why we calculate GDP? Why we need GDP? To calculate development happening in our country. हाँ, once again let's go back to development पे नहीं जाते, to calculate income of the country, to know the income of the country। ठीक है, हम जीडीपी क्यों नापना चाहते हैं? To calculate income of our country। ठीक है, ये एक इनकम कैलकुलेशन मेथड है, इनकम अकाउंटिंग मेथड है जीडीपी। तो वैसे और भी तरीकों से इनकम नापा जा सकता है, परंतु जो और तरीके हैं जैसे इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, वो कम प्रैक्टिकल है। इसलिए हम भारत में आउटपुट मेथड नापते हैं। भारत में हम इस्तेमाल करते हैं आउटपुट मेथड, प्रोडक्शन मेथड। कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया गया देश में, उसको नापते हैं। उसे नापने के लिए आप बोलिए। हाँ बट सर, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी सैलरी या फिर पूरी इनकम तो मतलब एक्सपेंडिचर में खर्च नहीं करेगा, बल्कि वो कुछ सेविंग भी करेगा। तो सेविंग का मतलब कैसे इनकम का पता करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, थ्योरेटिकली पॉसिबल है। भाई बैंक में जाओ, बैंक से पता करो कि इसने कितनी सेविंग करी है, बैंक बताएगा। पर ये भी हो सकता है कि अब वो अपने घर में भी सेविंग कर सकता है, ये भी एक बात हाँ, है वही कह रहा कि वो अपने घर में रख लेगा पैसा। तो इसीलिए हम देश में, इंडिया में, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हम एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम मेथड को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए नहीं करते हैं, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये कारण है जिसके कारण हम नहीं करते हैं। और इसलिए हम बेटर प्रेफर करते हैं कि हमें देश की अगर इनकम जाननी है तो लेट्स गो टू आउटपुट मेथड। 3 तरीके हो सकते हैं, मैं टेक्निकल तरीकों की बात कर रहा हूँ। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम ऊपर के 2 तरीके नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम केवल आउटपुट मेथड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली ईजी है, सबसे आसान है इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, नहीं तो आपको हर एक के घर में जा जाके झांकना पड़ेगा। आदमी अपनी इनकम नहीं बताना चाहेगा, कोई भी आदमी अपनी सही इनकम या सही एक्सपेंडिचर नहीं बताना चाहेगा। उसे डर लगेगा, पता नहीं सरकार क्यों पूछ रही है, ये डिपार्टमेंट वाले क्यों पूछ रहे हैं। अगर आपके पास सेंसस, इवन लोग जनसंख्या गणना में, जनगणना में भी सही चीज़ें नहीं बताते हैं, तो इनकम तो बहुत बड़ी बात है लोग सही बताएं, नहीं बताएंगे। तो इसलिए हम आउटपुट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सर एपीएल बीपीएल के थ्रू भी जान सकते हैं ना सर इनकम को? कैसे जानेंगे इनकम को? पर्सनल उससे, क्योंकि पहली बात 130 करोड़ लोगों का आपको सर्वे करना होगा। 130 करोड़ लोगों को पूछना पड़ेगा कि भाई आपकी कितनी इनकम है, एक एक को पकड़ना पड़ेगा,
उसके जाके पूछना होगा भाई तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। सर उसमें देख लेंगे कितना के जो मतलब एपीएल में कितने लोग हैं, बीपीएल में कितने लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां तक पहुंच सकते। माय डियर, एपीएल में इनकम सबकी कॉमन नहीं है ना भाई। अगर एपीएल या बीपीएल की बात करें, अगर हमारे 10 लोग हैं यहाँ बैठे हुए जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ भाई इनकी इनकम मुझे पता करके बता देना, बता दोगे सही सही? मान लीजिए 50 स्टूडेंट क्लास अभी अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको सबके नंबर दे दूँ तो आप मुझे उनकी सबकी सही इनकम पता करके बता सकते हो? सर सही तो नहीं, अप्रॉक्स हो सकता हाँ, है। अप्रॉक्स पता करके बता सकते हो? बता सकते हो? तुम इस बात का को लॉजिकली सोचो, क्या बता दोगे मुझे? हाँ या ना, सोच के बोलो आंसर। और अगर नहीं तो मतलब क्यों नहीं, मतलब क्या क्या समस्याएं आएंगी? अगर मैं बोल देता हूँ कि 50 बच्चों का नंबर ले जाओ भाई मुझसे, और इनसे इन 50 बच्चों की मुझे टोटल इनकम पता करके बता दो, क्या क्या प्रॉब्लम तुम फोर्सी कर रहे हो? सर यहाँ पे सबसे पहले ये एक यहाँ एक प्रॉब्लम तो ये फेस करना पड़ेगा सर, क्योंकि हर एक आदमी को ये डिसाइड करना, आपने से देखना पड़ेगा कितना इनकम है। किसी का ज्यादा हो सकता है तो किसी कम, इसमें भी हो सकता है सर। वो तो ऑब्वियसली होगी, इनकम सबकी बराबर तो होगी नहीं। अगर हमें 50 लोगों की इनकम इकट्ठी करनी है तो एक तो 50 लोगों के ऊपर तुम्हें 50 बार सबको फ़ोन करना पड़ेगा। कोई आदमी फ़ोन उठाएगा, कोई आदमी फ़ोन नहीं उठाएगा, फिर दोबारा फ़ोन करोगे, फिर जिसने फ़ोन उठा लिया इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई अपनी सही इनकम बताएगा। किसी आदमी की मान लीजिए बहुत ज़्यादा इनकम है, परंतु वो नहीं चाहेगा कि मैं अपनी इनकम डिक्लेयर करूं। पता नहीं क्या मुसीबत हो कि सरकार से आदमी आए हैं, ये इनकम पूछ रहे हैं। अगर कोई सरकारी आदमी आके तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो जाए और तुम्हारी इनकम पूछे तो क्या तुम सही इनकम बता देते हो? कोई भी बताता है? कोई भी नहीं बताता, क्योंकि जिसकी ज़्यादा इनकम है वो सोचेगा कि ये इनकम वाले इनकम टैक्स के लिए आए हैं। मान लीजिए कोई 10-20-50 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, उसका कुछ गोरख धंधा है, काला सफ़ेद, उससे पैसा कमाता है, तो क्या वो सही इनकम बताएगा उसको, सरकारी आदमी हाँ को? सर। बिल्कुल नहीं बताएगा। हाँ सर। जिसकी इनकम कम होती है, या ज़्यादातर बार टेंडेंसी ये होती है लोग अपनी इनकम को कम करके बताते हैं कि अगर हम कम बताएंगे तो सरकार से हमें कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। तो मान लीजिए किसी की 10,000 रुपए की इनकम होगी तो वो अपनी इनकम 500 ही बताएगा, क्या कह देगा जी कुछ नहीं है, मेरी को कोई इनकम नहीं मिलती। लोग मैंने अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी अच्छी नौकरी में, वो भी चाहते हैं अपनी इनकम की हमारा जो है कार्ड बन जाए। तो ये बिल्कुल सही पैमाना नहीं हो सकता। इवन एपीएल बीपीएल का कार्ड बनाने में भी आज के समय में इनकम क्राइटेरिया नहीं। कैसे बनता है बीपीएल कार्ड, पता है किसी को? यस सर। क्या क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं? सर उसमें तो मतलब इनकम इनकम भी देखा जाता है सर, फाइनेंशियल इनकम कितना है, मतलब कितने लोग खाने वाले हैं सर। हाँ हाँ, क्या और क्या हम कैसे? बहुत सारे लोग यहाँ पे जो वार्ड सदस्य वो देखते हैं इनका घर कैसा है, बिल्कुल मतलब ग्राउंड लेवल पे भी आके। बिल्कुल, वो ग्राउंड लेवल पर ही बीपीएल कार्ड बनाने के लिए भी वो नहीं देखते हैं। वो आपकी इनकम नहीं पूछते हैं बीपीएल के लिए। बीपीएल के लिए क्या देखते हैं? घर में बिजली है या नहीं है, कितना पंखा लगा हुआ है, बिजली है तो बिजली का बिल कितना आता है, ठीक, गाड़ी कितने गाड़ी सदस्य वगैरह घर भी के देखते होते हैं। हैं, गाड़ी है या गाड़ी नहीं रखा है। है तो हाँ, गाड़ी है तो बात फॉरेन करें। ट्रेवल की है भाई, कहीं बाहर गए हैं, तो वो भी ये देखते हैं मकान कच्चा है पक्का है, ये सारा चीज वो देखते हैं। वो ऐसे नहीं, क्योंकि अगर आप किसी से भी जाके पूछेंगे कि भाई तुम बीपीएल में आते हो, कोई मना करेगा? फ्री का राशन नो मिल रहा है, सर। कोई मना करेगा? हर कोई कहेगा जी हाँ जी। मैं भी कह दूंगा कि जी मैं भी बीपीएल, मुझे भी दे दो राशन। फ्री में किसी को चीज मिलती क्या बुरी लग रही है? सब कहेंगे जी हमें हमें भी चाहिए। तो इनकम का जो ये सर्वे वाला तरीका है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, ना ही एक्सपेंडिचर वाला तरीका प्रैक्टिकल है। इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं आउटपुट मेथड, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं जो अलग अलग सामान सर बना। हाँ, सर इनकम सर बढ़ती घटती भी रहती है ना? इनकम घटती बढ़ती भी है, बिल्कुल घटती बढ़ती है। तो वो एक और मुश्किल है कि भाई आप जैसे आप मान लीजिए मुकेश अंबानी के पास जाएंगे, कहेंगे जी इनकम अपनी बता दो,
हो सकता है उसे खुद ना पता हो, अगर वो बताना भी चाहे उसे खुद ना पता हो मेरी कितनी इनकम है। अच्छा जी पता कर, फिर इनकम का कुछ पता नहीं है, इस साल बहुत हो गया, अगले साल कुछ नहीं हुई, लॉस हो गया। तो बड़े सारे चैलेंज हैं इनकम मेथड में, और इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं आउटपुट मेथड। हम अपने देश की इनकम को जानने के लिए आउटपुट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि भैया हमारे देश की इनकम कितनी है। यहाँ हमारा इंटरेस्ट है देश की इनकम जानना, इसीलिए हम इस जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम टोटल मार्केट वैल्यू, कुल बाजार की कीमत ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, फाइनल। इट कैनॉट बी इंटरमीडिएट, ध्यान रखिएगा। इट कैनॉट बी रॉ मटेरियल, इट कैनॉट बी इंटरमीडिएट गुड, इट हैज टू बी फाइनल गुड। फाइनल गुड का मतलब होता है ऐसी वस्तु, ऐसी सेवा जो कंज्यूमर द्वारा डायरेक्टली अंत में खरीदी जा रही हो, तो हमें केवल उन पर ध्यान रखना है। प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्री, हमारे देश के भीतर, ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो देश के अंदर पैदा होनी चाहिए और एक खास समय में, यूजुअली एक साल में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अपना जीडीपी। तो जीडीपी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जिसके जरिए से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे देश की कुल आय कितनी है। तो अगर हमने, हाँ, उसमें कैपिटल गुड फाइनल गुड होता है क्या? कैपिटल गुड फाइनल गुड नहीं होता जी। कैपिटल गुड का मतलब होता है मशीनरी। जिस वस्तु को जिस वस्तु में निवेश किया जाता है आगे और चीजों को बनाए जाने के लिए, वो कैपिटल गुड कहलाते हैं। जिनमें कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है। कैपिटल इन्वेस्ट क्यों किया जाता है? रिटर्न के लिए सर, टू मेक इंडस्ट्री। हाँ, किसी भी कैपिटल, जैसे आपने मशीन, आपने सोचा फैक्ट्री लगा लेते हैं, तो आपको फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा पूंजी लगाओगे, कैपिटल लगाओगे। आपने मान लीजिए 50 लाख रुपए की मशीनें खरीदी, तो दीज मशीन्स आर योर कैपिटल गुड्स। यू हैव परचेज दीज गुड्स नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। आपको उन्हें गाड़ी के लिए की तरह लेके नहीं घूमना है, ना ही कुछ और उनका करना है। क्या करना है उनसे? आपने एक निवेश किया है ताकि आप उससे कुछ लाभ, प्रॉफिट अर्न कर सके। उस प्रॉफिट के लिए आपने उसको इन्वेस्ट किया है, तो इसलिए वो कैपिटल गुड कहलाती हैं। तो जो हमारा अब जीडीपी में अगले चरण में आते हैं, अगला चरण क्या होता है कि भाई आपने जो है ये काम कर लिया, यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी जीडीपी क्यों हम नापते हैं जीडीपी? यस सर। क्लियर है, ठीक है। हम नापते हैं देश की आय जानने के लिए, क्योंकि देश की आय जानने का कोई और जो है रैशनल, तर्कपूर्ण तरीका हमारे पास नहीं है। सबसे अच्छा तरीका, सबसे वैलिड तरीका हमारे पास देश की इनकम जानने का ये जीडीपी मेथड होता है, जिसमें हम देश में जो वस्तुएं जितनी बनाई जा रही हैं, आउटपुट जितना हो रहा है, उस आउटपुट की कीमत को जान लेते हैं, उत्पादन की कीमत को जान लेते हैं, साल भर में जो वस्तुएं पैदा होती हैं उनकी कीमत को जान लेते हैं, और उसको हम अपने देश का जीडीपी बोलते हैं। अब जीडीपी में एक और दूसरी समस्या ये होती है कि जो कीमत है, जो बेस प्राइस है, यहां पर एक और ये शब्द आप देख रहे हैं, रियल एंड नॉमिनल। इसका मतलब ये है कि जो हमारे प्राइसेस होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं वर्ष 2021, वर्ष 2020, वर्ष 2019, मैं आय का ही वो लेके चल रहा हूँ, इनकम इंडिविजुअल की, देश की आय को हम उसी से वो कर सकते हैं। लेट्स से आपकी 2000 इन तीनों सालों में आपकी इनकम 1 लाख रुपया प्रति माह आप कमाते हैं। लेट्स एज्यूम आपकी इनकम है 1 लाख रुपया पर महीना, हर महीना आपको 1 लाख रुपया मिलता है। तो आपकी 1 लाख रुपया पिछले 3 साल से आपकी इनकम ना घटी है ना बढ़ी है, हर साल 1 लाख रुपया है। तो अब आप इस इनकम को क्या बोलेंगे?
कि क्या ये इनकम मतलब मेरी इनकम 3 सालों में कोई मेरी इनकम जो है घटी नहीं, बढ़ी भी नहीं, तो मेरी इनकम घटी भी नहीं। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? इसमें कोई पेच है? अगर पेच है, क्या पेच है? अगर नॉमिनली देखें, सुपरफिशियली देखें, ठीक है, ऊपरी तौर पे देखें, तो मेरी इनकम सेम है, मेरी तनख्वाह में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मेरी इनकम पिछले 3 सालों से 1 लाख रुपया ही है। तो मेरी इनकम ना घट रही है ना मेरी इनकम बढ़ रही है, पर ये ऊपरी तौर से है। अगर मैं अंदरूनी तौर पर इसको बहुत ध्यान से देखूंगा तो मुझे कुछ खास चीज नजर आएगी। घटेगी सर। इस दौरान में, इस पीरियड में, पिछले 3 सालों में जो वस्तुओं, क्योंकि मैं कमा क्यों रहा हूं? वस्तुएं खरीदने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो इस 3 सालों में जो वस्तुओं की कीमत है वो क्या हो रही है? वो सेम नहीं बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। जितनी चीजें मैं 1 लाख रुपए में 2019 में खरीद पाता था, सेम चीज मैं 2021 में नहीं खरीद पाऊंगा। आलू 2019 में 20 रुपया किलो बिकता था, अब 40 रुपया किलो खरीदा। मान लो मैं केवल आलू खाता हूं, अगर मैं केवल आलू का कंज्यूमर हूं, ठीक है, मैं एक ही चीज इस्तेमाल करता हूं, वो है आलू। तो 20 रुपए के भाव से मैं कितना आलू खरीद लूंगा 2019 में? 5000 किलो। अगले साल हो गया 30 रुपए किलो, तो मैं इस साल कितना आलू खरीद पाऊंगा? 3333 केजी। और इस साल में कितना खरीद पाऊंगा? केवल 2500 किलो। ठीक, तो यानी कि मैं अगर 2019 के कंपैरिजन में देखूं तो मैं तो आधी ही चीज खरीद पा रहा हूं। इनकम का उद्देश्य क्या है? इनकम का उद्देश्य हम कागज इकट्ठा करने के लिए थोड़ा ना करते हैं कि भाई हमारे पास 100 रुपए के कागज के नोट होने चाहिए। नहीं, उनसे हमें वस्तुएं खरीदनी होती है, चीजें खरीदनी होती है, अपनी जरूरत की चीजें। अब जरूरत की चीजों की कीमत में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। तो कहाँ मैं पिछले साल 2019 में 5000 किलो आलू खरीद लेता था, अब मैं उतने ही पैसे में 2500 किलो यानी आधा ही आलू खरीद पा रहा हूँ। इसका अगर मैं इसे इस तरह से देखूं, अगर मैं जरूरतों को पूरा करने के तरीके से देखूं, नोट के कागजी तौर पर, है ना, ऊपरी तौर पर नॉमिनली अगर मैं देखता हूं तो मेरी तनख्वाह सेम है, कोई बदलाव नहीं हो रहा। पर अगर अंदरूनी तौर पर, रियल तौर पर, वास्तविक तौर पर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरी तनख्वाह क्या हो गई है? आधी हो चुकी है। पिछले 3 सालों में मेरी तनख्वाह आधी हो चुकी है, क्योंकि मैं जरूरत की आधी ही चीजें खरीद पा रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। तो यही चीज हमारे देश में भी लागू हो सकती है। मान लीजिए आप देश के बारे में सर एक बार ये नॉमिनल और रियल जीडीपी एक बार फिर से क्लियर कर देंगे प्लीज? बात कर देता हूँ, कोई नहीं, आराम से। ये देखो, ये सब कंसेप्चुअल है, टेक योर टाइम। अगर कहीं समझ ना आए तो पूछ लेना, कोई जल्दी नहीं है हमें समझने की, पर इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, ऐसा होता है कि हम कोई चीज को ऊपरी तौर पर देख रहे हैं, केवल सतही तौर पर देख रहे हैं। हम इनकम को ऐसे देख रहे हैं कि भाई हमारी इनकम, हमें 2019 में भी 1 लाख रुपया मिला, 2020 में भी 1 लाख रुपया मिला, और 2021 में भी 1 लाख रुपया मिला। तो अगर हम इसे करेंसी के टर्म्स में देखें, नोट के टर्म्स में देखें, तो हमें समान संख्या में नोट मिल गए। उतने ही नोट जो हमें 2019 में मिले थे, 2020 में भी मिले, 2021 में भी मिले। ठीक है, परंतु हम जब बाजार जाते, हम नौकरी करते क्यों हैं? हम इनकम करते क्यों हैं? किस चीज के लिए इनकम चाहते हैं हम? वो अपने एक्सपेंसेस कमोडिटीज को खरीदने के लिए, इकट्ठा करने के लिए तो नहीं करते ना। हमारा ये कोई इंटरेस्ट तो नहीं होता ना कि वो जो 100 रुपए के या 1000 रुपए के कागज होते हैं वो मिलेंगे, उन्हें हम ला के घर पे रख देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा तो नहीं होता। वो 1000 रुपए के कागज, 500 रुपए के कागज
जिनके ऊपर गवर्नर की मोहर लगी होती, क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं हम उन कागजों को? है तो कागज ही ना, अगर उनको आप ध्यान से देखो तो है क्या, कागज है। मोदी जी ने 2016 में वो नोट बदल दिए थे, ठीक है, 500 और 1000 के। आज कोई वो 1000 रुपए का नोट आपको देगा तो आपको क्या लगेगा, आप ले लोगे? वो कागज है, वो प्योर एक कागज है। ऐसे ही ये जो कागज आपकी जेब में, हमारी जेबों में है, ये कागज है, इनकी अपनी कोई वैल्यू थोड़ी है, इनकी एक्सचेंज वैल्यू है। इनको कोई बदल के सामान दे सकता है, तो हम काम क्यों करते हैं? इस एक्सचेंज वैल्यू के लिए, नॉट फॉर पेपर्स बट फॉर द एक्सचेंज वैल्यू। दिस पेपर, दिस नोट हैज अ एक्सचेंज वैल्यू, उसकी एक कीमत होती है। अब मेरे पास 2019 में भी 1 लाख रुपए के एक्सचेंज नोट मिले, 2020 में भी, 2021 में भी, पर और हमारे जो जरूरत का सामान है, परंतु हमारी जो जरूरतों का सामान है वो हर साल बढ़ रहा था, वो महंगे होते जा रहा था। मैंने एक उदाहरण लेने की कोशिश की कि मान लो मैं केवल आलू खाता हूँ, कोई भी किसी कारण से मैं कोई और चीज नहीं इस्तेमाल करता, मैं सारा पैसा जो भी मुझे मिलता है सिर्फ आलू, या लेट से आलू थोड़ा सा अजीब वो लग सकता है, गेहूं रख लेते हैं उदाहरण, कि हम सिर्फ और सिर्फ गेहूं कंज्यूम करते हैं, हमारी कोई और जरूरत नहीं है, ना कपड़ा पहनते, कुछ और नहीं करते, केवल गेहूं हमें खरीदना होता है अपने इस पैसे से। गेहूं की कीमत 2019 में 20 रुपए किलो थी, गेहूं की कीमत 2020 में 30 रुपए किलो थी, और 2021 में वो हो गई 40 रुपए किलो। अब इफेक्टिवली मैं कितना गेहूं 2019 में खरीद पाऊंगा? 5000 kg। 5000 किलो खरीद पाऊंगा। 2020 में मैं 3333 किलो ही खरीद पाऊंगा, और 2021 में केवल 2500 किलो गेहूं ही खरीद पाऊंगा, जो मेरी जरूरत आवश्यकता का सामान है, जिसके लिए मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो यानी कि मैं बराबर काम करते हुए भी, नौकरी में उतनी कर रहा हूँ, नौकरी वही कर रहा हूँ, काम भी उतना ही करता हूँ, परंतु मैं अपनी जरूरत की आधी ही चीजें खरीद पा रहा हूँ। अब जब मैं अपनी जरूरत की आधी ही चीजें खरीद पा रहा हूँ, उसका क्या मतलब हुआ कि अगर दूसरे तरीके से देखें तो रियल टर्म्स में मेरी इनकम आधी रह गई, क्योंकि मुझे ये वेरिएबल कॉमन करना चाहिए था। जब तक मैं ये वेरिएबल कॉमन नहीं करूंगा तो करेंसी नोट से मुझे कोई फायदा नहीं। करेंसी तो एक्सचेंज वैल्यू है, एक्सचेंज वैल्यू का जो मुझे सामान खरीदना है वो मेरे लिए मैटर करता है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि एक्सचेंज वैल्यू से मैं खरीदूंगा क्या। तो ये चीज जो कहलाती है, जो हम खाली नोट की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, वो होता है नॉमिनल, ठीक है। और जो एक्चुअली में जो उसकी एक्सचेंज वैल्यू होती है, एक्चुअल एक्सचेंज वैल्यू होती है जिससे सामान खरीदा जा सकता है, वो होता है रियल जीडीपी। इसी के लिए हम क्या करते हैं, जो प्राइजेस को सेम रखने के लिए, क्योंकि हमें प्राइजेस को सेम रखना है, कांस्टेंट प्राइजेस, यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहे हैं, तो चेंज हो रहे हैं इससे हमें सही पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्राइजेस, तीनों साल में प्राइस को सेम कर देते हैं कि बेस हर साल में 20 रुपए का ही प्राइस लेके चलो। एक बेस ईयर का कॉन्सेप्ट होता है, किसी एक साल को बेस ईयर मान लेते हैं, उस बेस ईयर के प्राइसेस पर अपनी हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में हमारी रियल जीडीपी कितनी रहेगी, क्योंकि ये रियल जीडीपी का इस्तेमाल ये भी है ना, क्योंकि हम इससे एक इंटरनेशनल कंपैरिजन करेंगे। अब हो सकता है किसी देश में कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, किसी देश में नहीं बढ़ी, तो हो सकता है जीडीपी चेंज हो जाए परंतु उसका इफेक्ट चेंज ना हो। ये थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? यस सर। रियल और नॉमिनल, ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसे हम यहाँ पर रोक देते हैं, हाँ, फिर आगे थोड़ा सा और काम करेंगे इस पर, अभी आएगा। और सर हम हाँ, अपने करेंसी को फिएट करेंसी भी बोलते हैं ना? फिएट करेंसी एक अलग चीज है, बिल्कुल बोलते हैं फिएट करेंसी ही होता है। किसी को अभी ना समझ आया हो तो फिर बताओ, मुझे लग रहा है शायद ये हमें समझना जरूरी है। कोई ऐसा है सर, आपको समझ आया? नहीं? यस सर, आ गया अब।
ठीक है, इसे अपने सर, ऊपर जैसे उदाहरण हमारा लेके देखो, इसे थोड़ा और सिंपल करके ऐसे देखो। मान लो तुम्हारे माता पिता तुम्हें कुछ पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है, वो पॉकेट मनी उन्होंने मान लीजिए 2000 रुपया देते हैं, 3000 रुपया देते हैं, 1000 रुपया देते हैं, तो आपको हर महीने हर साल आपके पिताजी माताजी 1000 रुपया पॉकेट मनी देते हैं। अब वो अपनी आपकी पॉकेट मनी को 1000 रुपये रखे हुए हैं पिछले 3 साल से, तो आप क्या कहोगे उनसे? सर वो रियल जीडीपी हो जाएगी हमारी उस हिसाब से। हाँ, वो बेसिकली 1000 रुपये तो आपके वो हैं, तो आप अपने पिताजी को मदर को बोलते अब 1000 रुपये में कुछ नहीं आता मम्मी, 1000 रुपये में सामान ही नहीं आता, कितनी महंगाई बढ़ गई है। हम कहते हैं ना महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने का मतलब ही यही होता है कि जो करेंसी है, जो एक्सचेंज वैल्यू है, वो घट रही है। जब एक्सचेंज वैल्यू घट रही है तो उसको हमें अगर जीडीपी में इनकम का ट्रू असेसमेंट करना है, नहीं तो हो सकता है हम गलत असेसमेंट कर लेंगे। हमारे जीडीपी मान लो पिछले साल 1 लाख रुपया थी, इस साल हो गई 1,05,000 रुपया, परंतु 10% का इन्फ्लेशन हो गया। तो हमें कहने के लिए हो सकता है कि हम ये कह दें कि हमारा नॉमिनल जीडीपी 5,000 रुपया बढ़ गया है, पर एक्चुअली हमारा जीडीपी 5,000 रुपया घट गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया है। तो कंट्री की इनकम को जानने के लिए हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जीडीपी इसलिए हमें ध्यान रखना है कि रियल जीडीपी है या नॉमिनल जीडीपी है। यहां पर हम केवल फाइनल मार्केटेबल गुड्स एंड सर्विसेज को ध्यान रखते हैं। ये हमने पहले बात की हुई है, इसको अब दोबारा से दोहराने की जरूरत नहीं है। और इसको रखने के लिए रियल जीडीपी के लिए हम एक बेस ईयर का कंसेप्ट, इसीलिए हमेशा हम जब आप उसका जीडीपी या कहीं नंबर्स पढ़ेंगे वहां लिखिएगा प्राइजेस, बेस प्राइजेस ईयर सो एंड सो 2016, प्राइजेस ऑफ ईयर 2016 बेस्ड ऑन प्राइजेस ऑफ ईयर 2016। इसका मतलब है कि हमने जो बेस ईयर लिया हुआ है वो कौन सा है, ताकि हम लोग जो भी उसे पढ़े, उस खबर को पढ़े, वो एक समझे कि हाँ भाई सब को इस लेवल पर लेकर आना है। अच्छा, रियल एंड इसके बाद में भी कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो हो गया ये रियल एंड नॉमिनल का, जिसमें कि प्राइसेस को सेम रहना चाहिए, तभी हम रियल जीडीपी निकाल पाएंगे, यानी रियल इनकम जान पाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं जो हमारे जीडीपी को अफेक्ट करते हैं, जैसे मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और जो मार्केट प्राइस होता है, वस्तुओं की कीमत होती है, उसमें कुछ बेसिक एक्स्ट्रा चीज भी मिली रहती है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आपका मोबाइल कितने का है, आपके पास मोबाइल है, कोई अपने मोबाइल की कीमत बताना चाहेगा? किसी ने रिसेंट टाइम में मोबाइल 11,000 का है। आपने 11,000 का आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल की कीमत 11,000 रुपया है। अब ये मार्केट प्राइस है। इस मार्केट प्राइस में कुछ इशू है, कुछ आपको दिखाई देता है कोई ऐसी चीज? इकोनॉमिक्स को, एक इकोनॉमिस्ट को इसमें इशू दिखाई देगा। इसमें एक्चुअली में आपने 11,000 रुपए का मोबाइल नहीं खरीदा है, दुकानदार को आपने कितने पैसे दिए? 11,000 दिए सर। दुकानदार को कितने पैसे मिले? अच्छा, इस सवाल को अच्छा, मैं बताओ। टैक्स हटा के टैक्स हटा के मिलेगा सर, टैक्स हटा के मिलेगा। मान लो 1,000 रुपया टैक्स था, तो दुकानदार को तो केवल 10,000 रुपया मिलेगा। 1,000 रुपया किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को, कार को। गवर्नमेंट। इट्स टैक्स। ठीक है, तो हमने जब कहा 11,000 रुपये, आपने 1,000 रुपया टैक्स पे कर दिया सरकार को, सरकार को आप 1,000 रुपये टैक्स देकर आए हैं, तो दुकानदार को तो आप एक्चुअली में 10,000 रुपये देकर आए हैं। चाहे आपने उसे 11,000 रुपये के नोट तो दिए, परंतु वो उसे जमा करने हैं। तो
ये जो कीमत होती है ये नॉर्मली मार्केट प्राइस में इंक्लूडेड रहती है। ये सारी चीजें जो टैक्सेस होते हैं वो इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक, इसके अलावा मार्केट प्राइस के अलावा एक दूसरी चीज की मार्केट प्राइस में हमें ध्यान रखना है कि टैक्स को हमें नहीं लेके चलना है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा एक और चीज है, वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो प्रोडक्शन से संबंधित अलग अलग अन्य चीजें उसमें शामिल हों। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम ग्रांट्स, सब्सिडीज, इनको इंक्लूड करते हैं, डेप्रिसिएशन को हटाते हैं, उसे अब थोड़ी देर में बात करेंगे। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं फैक्टर कॉस्ट। और जो फैक्टर कॉस्ट होती है इसमें सरकार के द्वारा यदि कोई ग्रांट दी हो, अब ये भी एक चीज हो सकती है जो किसी के मार्केट प्राइस को प्रभावित कर देती है। जैसे आपने मोबाइल खरीदा 11,000 रुपए का, दुकानदार को मिले 10,000 रुपए। ये मोबाइल एक्चुअली में कितने का है, ये कीमत, सही कीमत इसकी कैसे पता चले? तो सही कीमत आपने मुझे बताई 10,000 रुपया है इसकी सही कीमत, 1,000 रुपया तो इसमें टैक्स था। परंतु इसमें एक और फैक्टर काम कर सकता है। सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो मोबाइल कंपनी बनाने वाले थे उनको कुछ ग्रांट या सब्सिडी दे रखी है। मोबाइल कंपनियों के लिए सरकार ने ये कहा कि भाई हर मोबाइल कंपनी को हम 5 करोड़ रुपए, या चलो हर मोबाइल पर 2,000 रुपए, ऐसे हर मोबाइल पे नहीं होता, वो जमीन पर है। जैसे मान लीजिए उन्हें फ्री जमीन दे दी है मोबाइल कंपनी लगाने के लिए, या किसी और तरीके की सुविधा दी हुई है, तो वो जो 2,000 रुपया है, या जो मैंने ये मान लिया कि मान लीजिए 2,000 रुपया सरकार द्वारा प्रति मोबाइल ग्रांट या अनुदान या सब्सिडी दी गई है। सरकार ने एक सब्सिडी दी गई है कि भाई आपको कच्चा माल, जो जिससे मोबाइल पर कच्चा माल बनता है, हर मोबाइल के कच्चे माल पर 2,000 रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है। उससे जो है ये मोबाइल बन रहा है। तो एक्चुअली में इस मोबाइल की कीमत कितनी हो जाएगी? और कम हो जाएगी। 11,000 minus 3,000. एक्चुअली में ये मोबाइल 12,000 रुपए का होना चाहिए था, परंतु क्योंकि सरकार ने सब्सिडाइज कर दिया कच्चा माल। सब्सिडी का मतलब होता है पैसा देना। सब्सिडी, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, सब्सिडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुदान, यही बोलते हैं ना, अनुदान। ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट को लगता है कि भाई हमारे देश में ज़्यादा मोबाइल बनने चाहिए, तो क्या करेगी? सभी मोबाइल बनाने वालों को सब्सिडी देगी। जैसे किसानों को सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, ऐसे औरों को बहुतों को दी जाती है। किसानों की सब्सिडी का सबसे ज़्यादा हम लोग जिक्र कर लेते हैं, बाकी लोगों को भी जाती है। जैसे मोबाइल बनाने की कंपनी, हमें लगता है कि हमारे देश में मोबाइल बनाने वाला कोई नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही है कच्चे माल पर। सब हर एक व्यक्ति को कच्चे माल पर, एक मोबाइल के कच्चे माल पर 2,000 रुपये की छूट मिल रही है। अगर वो छूट ना मिलती तो वो जो 10,000 का मोबाइल उस दुकानदार ने आपको बेचा और वो छूट ना मिली होती सरकार से 2,000 रुपए की, तो वो दुकानदार मोबाइल कितने का बेचता आपको? 12,000. 12,000। ठीक है, वो इस कीमत को जोड़ता, वो क्यों अपने घर से देगा भाई? दुकानदार बेचारा कहाँ से देगा अपने घर से? वो आपको, वो उसकी कीमत में लगा लेता, क्योंकि सरकार ने उसको छूट दी हुई थी, तो उसकी कीमत ही कम पड़ी, इसलिए वो 10,000 रुपए का बेच रहा है। और अगर वो सरकार छूट ना देती तो कीमत बढ़ती उसकी अपने आप। तो ये भी एक फैक्टर होता है और इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। सर तो सब्सिडी भी तो इसलिए ले लेते हैं सर। क्या चीज दी है सर? सब टैक्स भी तो ले लेते हैं।
नहीं तो टैक्स को हटा दिया ना, इसीलिए मैंने कहा कि 10,000 रुपये जो मार्केट प्राइस है उसमें से टैक्स हटाइए और सब्सिडी को जोड़िए। तो इसलिए फैक्टर कॉस्ट को यहाँ पर, तो हमारे को अगर जीडीपी जाननी है, सही ट्रू जीडीपी जाननी है, नहीं तो क्या है, ट्रू जीडीपी जानने की बजाय आप क्या जानेंगे, टैक्सेस। जो कीमत है, जो जैसे वस्तुओं की जितनी कीमत है उस मार्केट प्राइस वाली चीजों में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो आपको हटाने पड़ेंगे। आपने 11,000 रुपये का मोबाइल खरीदा, 11,000 रुपये में हमने 1,000 रुपये जो इनडायरेक्ट टैक्स आपने जीएसटी दे दिया उसको माइनस कर दिया, कीमत कितनी रह गई, 10,000 रुपया। फिर बाद में बताया कि भैया 2,000 रुपये की सब्सिडी इसमें ऑलरेडी दी गई थी, तो उस 2,000 रुपये को जोड़ दिया गया। तो आपके मोबाइल की एक्चुअल कीमत तो 12,000 रुपया है, ठीक है, जिसमें सरकार ने 2,000 रुपया सब्सिडी दी थी, 1,000 रुपया टैक्स ले लिया। तो जो एक्चुअल जीडीपी हो गई, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गई, उसमें हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाना है और सब्सिडी को घटाना है, सब्सिडी को जोड़ना है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जीडीपी या जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस। क्योंकि हम जब जीडीपी नापते हैं तो क्या नापते हैं, क्या फॉर्मूला है, फाइनल गुड्स। शुरू से बोलो पूरा। तो 4 हिस्से हैं, 4 क्या क्या हिस्से हैं जीडीपी के। नंबर 1 पहला, ठीक, आपने दूसरा बताया, कंजप्शन। सबसे पहला है टोटल मार्केट वैल्यू। टोटल मार्केट वैल्यू। आप क्या देख रहे हो, मार्केट वैल्यू। मैंने इनसे क्या पूछा, मार्केट वैल्यू। उन्होंने मोबाइल की मार्केट वैल्यू बताई मुझे, उन्होंने अपनी तरह से ठीक बता दी, उन्होंने 11,000 रुपये बता दिया, सही बताया, गलत नहीं बताया। परंतु इसमें एक इशू है, इसमें फैक्टर जो ऑफ प्रोडक्शन है उनको शामिल नहीं किया गया। तो इसलिए इसमें 11,000 रुपये में 1,000 रुपये घटाए जाने चाहिए थे और 2,000 रुपये जोड़े जाने चाहिए थे, जो एज अ सब्सिडी इनको मिला था, मतलब इनके मोबाइल को मिला, इनको नहीं मिला, इनके मोबाइल में वो 2,000 रुपये का माल लगा हुआ है। तो यही चीज हम मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम वहाँ पूछते हैं, मार्केट प्राइसेस को इकट्ठा करते हैं, इसलिए वहाँ से हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाना होता है और सब्सिडीज को जोड़ना होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी के लिए? यस यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा सा ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको जटिल लगेगा, पर धीरे धीरे समझ आ जाएगा और आसान हो जाएगा। तो जो फैक्टर कॉस्ट होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में किसी भी चीज को बनाने में कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे जमीन, लेबर, कैपिटल, इंजीनियर, ये सारे फैक्टर्स हैं। लैंड इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल इज अ फैक्टर, एनर्जी इज अ फैक्टर, रॉ मटेरियल इज अ फैक्टर। तो इन सब की कीमतों का असर हमारी जीडीपी पर पड़ता है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट हो गया। ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स को भी यहां अकाउंट किया जाना चाहिए। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, जो ट्रांसफर पेमेंट है कि हमारी जो है हमें स्कॉलरशिप मिली, पेंशन मिली, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। अब ये सोचने की बात है कि क्या इसको इंक्लूड होना चाहिए जीडीपी में या नहीं होना चाहिए। जो बच्चों को स्कूल स्कॉलरशिप सरकार ने दी, वृद्ध लोगों को पेंशन दे दी जा रही है, उसको इनकम में ऐड होना चाहिए जीडीपी में या नहीं होना चाहिए। थिंक ओवर इट और मुझे कल जवाब देना, ठीक है। ये हमारा जिस तरीके की हम बात कर रहे थे कि जीडीपी और जीएनपी को जानने के लिए हमारे 3 अप्रोच होते हैं, एक्सपेंडिचर अप्रोच, इनकम अप्रोच, आउटपुट अप्रोच। तो हम यूज करते हैं आउटपुट अप्रोच, जिसको हम भारत में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नापते हैं, ठीक है।
यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आएगा GNP का। पहले हम ये कर लेते हैं, ये वैसे हमने सारा देख लिया है। फाइनल गुड्स बहुत ध्यान रखने वाली बात है। पहली चीज कि GDP में हम मार्केट वैल्यू देखते हैं। नंबर 2, हम मार्केट वैल्यू किसकी देखते हैं? मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस। ध्यान रखना है कि केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड करना है। तीसरी बात, उसे एक कंट्री के भीतर या एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर होना चाहिए। और चौथी बात, वो एक पीरियड के लिए, एक समय काल के लिए होती है कि भाई इस समय से लेके इस समय तक कितनी वस्तुओं का, वो उसी को हम अपने देश की इनकम मान लेते हैं। ठीक है, तो फाइनल गुड्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। क्यों हमें टायर्स को या जो अदर चीजें हैं उनको नहीं इंक्लूड करना है, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अच्छा, GDP के कंसेप्ट में अभी यहाँ पर GNP वगैरह कुछ चीजें रह गई हैं, उन पर भी थोड़ी देर में बात करेंगे। GDP के कंसेप्ट में कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि यहाँ केवल मार्केटेड गुड्स को ही इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब यहाँ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि एक चैलेंज GDP का क्रिटिसिज्म ये है कि हमारा जो GDP होता है, जैसे हमारी मदर है, ठीक है, हमारे घर में वाइफ है, पत्नी है, माता है, तो वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं। ठीक है, अगर जो काम वो कुकिंग से लेके वॉशिंग, कुकिंग, हमारी देखभाल करना, केयर करना, अगर इसी काम की कीमत जोड़ी जाए, उनको कोई भी पैसे नहीं मिलते, बिकॉज दिस इज नॉट अ मार्केटेबल गुड। ठीक है, जो मदर की सर्विसेज है वो मार्केटेबल गुड नहीं होती, इसलिए कभी ऐड नहीं की जाती। अगर वही मार्केटेबल होती तो पता नहीं उनकी कितनी कीमत हो जाए। तो ये इसका एक फ्लॉ है कि ये GDP के कॉन्सेप्ट में हम, क्योंकि मार्केटेड गुड्स जिनकी हम कीमत लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हम अपने आसपास जिनकी कोई कीमत वसूलते नहीं है, हम बस उन्हें कर देते हैं। एक दूसरे की सहायता करना, सहयोग करना, हम उनका एक दूसरे के काम आना, इनको मार्केट नहीं करते, परंतु उसकी भी कीमत है। तो जो हमारी GDP है उसका एक शॉर्ट कमिंग है कि ये केयर इकोनॉमी, ये जो कहलाता है, जो महिलाओं द्वारा, विमेन द्वारा बच्चों की देखभाल करना, बूढ़ों की देखभाल करना, घर के काम करना, ये कहलाता है केयर इकोनॉमी। ठीक है, केयर इकोनॉमी की भी अपनी कीमत है। अगर वही महिला उसी काम को किसी और जगह जाके करे तो उसके लिए वो पैसा ले सकती है, परंतु वो घर में नहीं लेती है, तो वो केयर इकोनॉमी की कीमत को GDP में इंक्लूड नहीं किया जाता। ये इसका एक शॉर्ट कमिंग, एक वो हो सकता है, इसका फॉल आउट हो सकता है। अच्छा, GDP में एक और चीज है, वो है डेप्रीशिएशन। व्हाट इज डेप्रीशिएशन? सर हिरास है क्या? हिरास लगाना हिंदी में। हिंदी में गिरास? जी जी। अच्छा, मुझे पता सर मान लीजिए कि कीमत 100 रुपए है, कुछ समय बाद उसकी कीमत ऑटोमेटिकली घट जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो यूज में आता है, इसलिए डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बिल्कुल सही बता दिया तुमने। ठीक है सर, घसावट। हाँ, घसावट जो हिरास होता है चीज की, किसी भी चीज का। देखो, हम क्या है, जो GDP का कॉन्सेप्ट है, लेट्स से GDP के कॉन्सेप्ट से पहले मैं थोड़ा सा ऐसे आसान कर देता हूँ। आप मान लीजिए एक छोटी फैक्ट्री के मालिक हैं, आपने एक मशीन किसी चीज की ले रखी है, 10 लाख रुपए की मशीन लाए। ठीक है, 10 लाख रुपए की आपने वो मशीन खरीदी है और उससे आप कोई एक चीज बनाते हैं, एक वस्तु का निर्माण करते हैं। आपने 10 लाख रुपए लगा के वो फैक्ट्री लगाई है, उस 10 लाख रुपए से किसी चीज का बनाते हैं। आप एक साल भर में लेट से 1000 वस्तुएं बना देते हैं, हर वस्तु की कीमत 100 रुपया है, या लेट से 10,000 चीजें आप एक साल में बनाते हैं, हर वस्तु 100 रुपए की बिकती है, और इसके लिए जो कच्चा माल आता है 10,000 चीजों के लिए,
वो आपका 70 रुपए का कच्चा माल लग जाता है। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ तो बता सकता है? 10,000 वस्तुएं हमने बनाई, 100 रुपए के रेट से बेची, तो कितना हमारा सेल हुआ? उस हिसाब से देखे तो हमारा इसमें 30 रुपीज बचता है, बट हमने उसमें लेबर कॉस्ट इंक्लूड नहीं की। हमने मैंने 70 रुपए में सब कुछ इंक्लूड कर दिया। ओके ओके, तो 30 बचा। तो मुझे टोटल कितना लाभ हो गया? 30 रुपीज पर प्रोडक्ट सर। हाँ, और 10,000 प्रोडक्ट मैंने बेचे तो टोटल मेरे को इनकम कितनी हो गई? प्रॉफिट कितना हो गया? 3 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया। एक साल भर में मैंने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। सही है? किसी को कोई इसमें आपत्ति? बढ़िया बिजनेस है, गुड बिजनेस। किसी को समस्या इस बिजनेस में? इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सीरियस नहीं। तुम जो सवाल का ओरिजिनल हिस्सा था, क्योंकि हम उसे भूल गए। हमने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी, साल भर वो मशीन चलाई, मशीन की कीमत 5 लाख रुपए रह गई। ऐसी मशीनें मतलब किसी कारण से इस्तेमाल की गई, अब उसकी कीमत रह गई है 5 लाख रुपए। अब मेरा प्रॉफिट बताओ? 2 लाख रुपए का लॉस। 2 लाख रुपए का लॉस। एग्जैक्टली। यहां मुझे 3 लाख रुपए का फायदा दिखाई दे रहा है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में 3 लाख रुपए का सीधा सीधा फायदा दिख रहा है, बट एक्चुअली मैं 2 लाख रुपए के नुकसान में हूं। दिस इज बिजनेस। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं कि चलो मेरी मशीन की कीमत एक साल में 10 लाख से 9 लाख रुपया रह गई, तब मुझे कितना फायदा है? तब मेरा ये फायदा 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए से 2 लाख रुपया रह गया। तो ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा लॉस है, डेप्रिसिएशन, जो हमारी इनकम से होता रहता है, जो हमारी इनकम से होता रहता है, हमारे कैपिटल स्टॉक से होता रहता है, हमें दिखाई नहीं देता। तो नॉर्मली जब मार्केट प्राइस की बात हम कर रहे हैं, वहां पर इस डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर नहीं करना है, तो हमें ये डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर करना चाहिए। और अगर हम जीडीपी से, ठीक है, जीडीपी से डेप्रिसिएशन को, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन उस एक साल भर में कुल कितना डेप्रिसिएशन हुआ कैपिटल गुड्स का, ठीक है, कैपिटल गुड्स की कीमत कुल कितनी कम हो गई, कितना कुल डेप्रिसिएशन हुआ, उसको अगर घटा देंगे जीडीपी से, तो वो बच जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी ये ग्रॉस है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, तब ये बन जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि एक्चुअली में कितना हमें यहाँ पर लाभ हुआ। ओके है ये? ओके है? यस अच्छा, यहाँ पर एक फैक्टर हमको इन्फ्लेशन का भी एडजस्ट करना पड़ता है। इन्फ्लेशन का भी एक फैक्टर एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमने जब बात की थी जो प्राइजेस के लिए, ठीक है, वो प्राइजेस की बात हमने इसलिए की थी ताकि हम अपनी इनकम को कंपेयर कर सकें, क्योंकि अगर हम हर साल के प्राइजेस को बदलते रहेंगे तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ पर उसे इन्फ्लेशन से हमें एडजस्ट भी करना पड़ता है जीडीपी को, तब वो कहलाता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी ग्रोथ। जितना महंगाई बढ़ा उससे उसे एडजस्ट किया गया। जीडीपी में एक और फैक्टर हम अगर देखें, अभी हम 2-3 शब्दों को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक शब्द है जीडीपी और दूसरा शब्द है जीएनपी। इसको हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं, पर क्या ये सही कर रहे हैं? What is GDP and what is GNP?
Sir, GDP is gross domestic production and GNP gross national सर उसको दोनों में ग्रॉस अंतर नेट सर जीएनपी में सर जो सर वो एक्सपोर्ट होता है नेशनल हमारा जीएनपी में फॉरेन इनकम भी ऐड होती है सर ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जीडीपी की डेफिनेशन वापस आते हैं जी। यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है डोमेस्टिक का और नेशनल का इशू है, डोमेस्टिक और नेशनल। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है जी, दोनों अलग अलग हैं। अब क्या हमने क्या की थी जीडीपी की डेफिनेशन, अब दोबारा याद करते हैं। तीसरा हिस्सा क्या था जीडीपी की डेफिनेशन का? विद इन कंट्री होना चाहिए वो। प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्री। प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्री में क्या चैलेंज है? प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्री में ये चैलेंज हो सकता है दैट गुड इज कंज्यूम्ड बाय सम बाहर का आदमी, ठीक है, या इस इनकम में एक चैलेंज ये है कि हमारे देश के अंदर रहते हुए अगर हम देश के इनकम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के भीतर रह रहे हैं तो हो सकता है इस साल में 2021 में कुछ तो फॉरेन नेशनल भारत में रह रहे होंगे या नहीं रह रहे होंगे? यस सर। यस सर। उनकी कुछ इनकम हो रही होगी, वो काम धंधा कर रहे होंगे, उनकी कुछ इनकम हो रही होगी, जो बाहर के नागरिक हमारे देश में रह रहे हैं उनकी जो इनकम हो रही है वो क्या हमारे देश की इनकम हो सकती है? वो हमारे देश की इनकम में जुड़ेगी? नहीं, क्योंकि वो तो अपना पैसा ले जाएंगे, यहाँ थोड़े रखेंगे, ले जाएंगे अपने साथ अपना पैसा। इसका एक दूसरा साइड भी है। दूसरा साइड ये है कि हमारे भी तो बहुत सारे सिटीजन ऐसे हैं जो बाहर रह के काम कर रहे हैं। कोई अमेरिका चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई कहीं रह रहा है, कोई दुबई में काम कर रहा है, वहां रह के वो काम करे, वहां वो पैसा कमा रहे हैं। वहां जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा वो भारत लेके आएंगे, वहां नहीं रख के आएंगे ना, वो यहाँ ले आएंगे। सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, तो क्या करेंगे, पैसा यहाँ ले आएंगे, हमारे देश की इनकम में ऐड हो जाएगा। तो जो जीडीपी होता है, जीडीपी क्या बात करता है, विद इन कंट्री, बट विद इन कंट्री इज नॉट करेक्ट। उसको एक्चुअली में इनकम ऑफ सिटीजन्स होना चाहिए। विद इन कंट्री में कुड बी many people are living in our country, many foreigners are living in our country, and then many Indian citizens are living outside our country. दोनों ही चीज हो सकती है। तो जब इस चीज को हम अकाउंट फॉर कर देंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, जब हम अपने डोमेस्टिक इनकम में से ऐसी इनकम जो फॉरेनर्स की हो, जो विदेशियों की इनकम हो, उसको घटा दें और हमारे जो देश के नागरिक हैं जिन्हें बाहर कोई आय हुई है उस आय को जोड़ दें, तब वो बन जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी में से यदि आप फॉरेनर्स की इनकम को माइनस कर दीजिए और देश के लोगों की, नागरिकों की इनकम को जोड़ दीजिए, तो वो इनकम जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है? यस सर। जो बाहर इनकम हो रही है उसको यहाँ से हटाया जाना आवश्यक है। तो ये हमारा जो है जीएनपी का कॉन्सेप्ट है। तो जीडीपी से जीएनपी और जीएनपी से फिर फाइनली हम बनाते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या है, जीडीपी। इसको मैं कंक्लूड कल करूंगा आराम से, ठीक है, अभी तक यहीं रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बस समझाने के लिए दोबारा से इसे कल फिर से करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल हो सकता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए। डेप्रिसिएशन घटाने के बाद पहले जीडीपी नॉमिनल होता है, नॉमिनल जीडीपी में से को कांस्टेंट प्राइस पे ले आइए, रियल जीडीपी आ जाएगा। रियल जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा।
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में से बाहर की फॉरेनर की इनकम को इंडियन सिटीजन की इनकम को ऐड करिए, फॉरेनर की इनकम को बाहर कर दीजिए, आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है जिसमें हम डेप्रिसिएशन को घटा दें और जिसमें हम ये जो विदेश की इनकम होती है इसको न्यूट्रलाइज कर दें, तब वो इनकम बन जाएगी हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इस नेट नेशनल प्रोडक्ट से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं यदि उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया जाए और सब्सिडीज को जोड़ दिया जाए। और वो जो नेट नेशनल इनकम आएगी, उस नेशनल इनकम से देश की पॉपुलेशन को डिवाइड कर दीजिए, तब मिल जाएगा आपको पर कैपिटा इनकम जो हमें प्राप्त होती है वो इस फॉर्मूला से ही प्राप्त होती है। कल दोबारा हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपसे ये अपेक्षा रख रहा हूँ कि आप लोग इसको एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे, ताकि अगर आपका कोई सवाल है इस इशू पर, आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द रियल जीडीपी, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट नेट नेशनल इनकम, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। ये मेरी अपेक्षा है, ये मेरा प्रयास है। तो इसमें मैं आपकी जो भी सहायता कर सकूंगा वो करूंगा। कल हम यहीं पर इसी चर्चा को यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? ओके सर। एंड सर आप ये एक बार ये सारे फॉर्मूले फिर से बता देंगे, वो जो क्लास जैसे स्टार्ट होगी। मैंने उसे कल रखा है, मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप लोग सोच लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, कोई नए डाउट्स पैदा होंगे उनको इकट्ठा कर लीजिए, लिख लीजिए, कल फिर सब पर एक साथ चर्चा करेंगे, ठीक है? ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय सर। बाय। थैंक यू सर।